सोचिए किसी ने एक नया वेब ऐप बनाया और वो अचानक रातों रात वायरल हो गया। हर डेवलपर का सपना। बिल्कुल। सुबह उठकर देखा कि ऐप पर एक ही समय में 1 लाख लोग मौजूद हैं। एक पल के लिए तो लगता है कि भाई लॉटरी लग गई। और ठीक अगले ही सेकंड वो सपना डरावना हो जाता है। वही तो, तुरंत सर्वर ओवरलोड होकर क्रैश हो जाता है। स्क्रीन पर वो मनूस 503 सर्विस अनअवेलेबल वाला एरर आ जाता है। हाँ, और वो 1 लाख यूजर्स जो पक्के ग्राहक बन सकते थे वो गालियां देते हुए ऐप बंद कर देते हैं। एकदम सही कहा। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि ऐप्स को इस, आप कह सकते हैं, वायरल होने वाले मलबे से कैसे बचाया जाए। बिल्कुल। आज हम यही देखेंगे कि कैसे एक साधारण वेब एप्लीकेशन को स्केलेबल बनाया जाता है, मतलब जो लाखों लोगों का भार सह सके। हाँ, और जो पूरी तरह से क्लाउड नेटिव हो। स्रोतों में इस पर एक बेहतरीन तकनीकी गाइड दी गई है। तो मैं इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए ना एक एनालॉजी सोच रहा था। अच्छा, बताइए। मान लीजिए एक वेब ऐप बनाना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलने जैसा है। दिलचस्प है। तो यहाँ जो मर्न स्टैक है हम्म। वो रेस्टोरेंट का किचन और डाइनिंग एरिया है। अच्छा। अब जहाँ असली खाना बनता है और परोसा जाता है। हाँ, और फिर डॉकर क्या होगा? डॉकर हम्म। डॉकर वो स्टैंडर्ड टिफिन बॉक्स है हम्म। जिससे ये तय होता है कि खाना सुरक्षित रहे और कहीं भी ले जाया जा सके, स्वाद बिल्कुल ना बदले। अरे वाह, ये बहुत सटीक है ना। हम्म। और फिर गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या जीसीपी हम्म। वो जमीन या ग्लोबल हाईवे है जहां आपका ये रेस्टोरेंट मौजूद है। ताकि दुनिया के किसी भी कोने से लोग आ सके। एग्जैक्टली हम्म। और अंत में हम्म। जो गिटहब एक्शंस है वो आपके रेस्टोरेंट का ऑटोमेटिक मैनेजर है। अच्छा। जो बिना थके ऑर्डर्स लेता है और सब कुछ खुद ब खुद संभालता है। ये रेस्टोरेंट वाली एनालॉजी चीज़ों को देखने का ना एक बहुत ही शानदार नज़रिया है, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ कोडिंग करना काफ़ी नहीं है, उसे दुनिया भर के लिए तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इस किचन के अंदर चलते हैं, यानी मर्न स्टैक। हाँ, जब हम एक आधुनिक वेब ऐप बनाते हैं, जैसे कि स्रोत सामग्री में एक टास्क मैनेजर का उदाहरण दिया गया है, तो हमें एक मजबूत नींव चाहिए होती है। मर्न असल में 4 तकनीकों का एक बेहतरीन तालमेल है। तो इसमें एम का मतलब मोंगोडीबी है, राइट? जहां तक मैंने समझा है ये डेटा को सेव करने के काम आता है। हाँ, एकदम सही। ये एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। मतलब ये पुराने जमाने के कड़क एक्सेल शीट्स या टेबल्स की तरह नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये डेटा को जेसन जैसे लचीले डॉक्यूमेंट्स में सेव करता है। तो कल को अगर टास्क मैनेजर ऐप में कोई नया फीचर जोड़ना हो ना, तो पूरा डेटाबेस नहीं तोड़ना पड़ता। ये तो बहुत काम की चीज है। और ई और एन का क्या? ई है एक्सप्रेस और एन है नोड.जेएस। ये दोनों बैकएंड में इस्तेमाल होते हैं। ये मिलकर एक सर्वर बनाते हैं जो इंटरनेट से आने वाली रिक्वेस्ट्स को सुनता है। अच्छा, तो ये डेटाबेस से सही जानकारी निकल कर लाते हैं? हाँ, और जो आर है यानी रिएक्ट, वो सामने की तरफ होता है, जो यूजर को स्क्रीन पर दिखता है, राइट? हाँ। रिएक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये यूजर इंटरफेस को ना छोटे छोटे रीयूजेबल कंपोनेंट्स में बांट देता है। जैसे लेगो के ब्लॉक्स होते हैं वैसे? बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो किचन तो हमारा बन गया, लेकिन शुरुआत में हमने जिस वायरल ट्रैफिक वाले मलबे की बात की थी वो समस्या तो अभी भी वही है ना? हाँ, और यहीं पर क्लाउड नेटिव अप्रोच का जादू शुरू होता है। तो ये ऐप क्रैश क्यों होता है और क्लाउड नेटिव से कैसे बचाता है? मैं सच बताऊं तो ये इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा खटकता है। अच्छा, क्यों? मतलब क्या इलास्टिसिटी का ये मतलब है कि ऐप खुद को किसी रबर बैंड की तरह खींचकर बड़ा कर लेती है? क्योंकि एक फिजिकल सर्वर की क्षमता तो सीमित होती है ना। हाँ, मैं समझती हूँ। ये रबर बैंड की तरह नहीं बल्कि क्लोनिंग की तरह काम करता है। क्लोनिंग मतलब कॉपी बनाना? हाँ, मान लीजिए ऐप एक सर्वर पे चल रहा है और अचानक बहुत सारे लोग आ जाते हैं। क्लाउड सिस्टम देखता है कि सर्वर का सीपीयू 80% तक इस्तेमाल हो रहा है। तो वो क्या करेगा? वो तुरंत बिना किसी इंसान के कुछ कहे आपके ऐप का एक बिल्कुल नया क्लोन चालू कर देता है। अरे वाह! हाँ, एक नया सर्वर या कंटेनर बन जाता है। फिर एक लोड बैलेंसर नए ट्रैफिक को उस नए सर्वर की तरफ मोड़ देता है। तो अगर ट्रैफिक और बढ़ेगा तो वो 10 या 50 क्लोन भी बना लेगा? बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब रात में ट्रैफिक कम हो जाता है तो वो उन एक्स्ट्रा सर्वर्स को खुद ब खुद बंद कर देता है। इससे तो पैसे की भी बहुत बचत होती होगी। एग्जैक्टली। इसी को कॉस्ट एफिशिएंसी कहते हैं। आप सिर्फ उतने ही रिसोर्स का पैसा देते हैं जितना आपने इस्तेमाल किया। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, अब अगर हम इस टास्क मैनेजर ऐप को बनाने के तरीके पर थोड़ा और गौर करें। बैकएंड और फ्रंट एंड का सेटअप? हाँ, मतलब बैकएंड में npm init चलाकर server.js फाइल बना ली,
पोर्ट 3000 पर सर्वर चालू कर दिया। और फ्रंट एंड के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप का इस्तेमाल कर लिया और फिर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए मोंगूस के जरिए एक कनेक्शन स्ट्रिंग डाल दी। हाँ, चाहे लोकल डेटाबेस हो या क्लाउड आधारित MongoDB एटलस क्लस्टर हो। लेकिन यार यहाँ एक चीज मुझे बहुत खटकती है। क्या? ये फोल्डर्स का मायाजाल। अच्छा, वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब बैकएंड में अलग से मॉडल्स, राउट्स, कंट्रोलर्स बने हैं, फ्रंट एंड में अलग से कंपोनेंट्स, हुक्स, सर्विसेज हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब एक साधारण से टास्क मैनेजर ऐप के लिए क्या सच में इतने सारे अलग-अलग फोल्डर्स बनाने की जरूरत है? क्या हम सब कुछ एक या दो फाइल्स में डालकर काम आसान नहीं कर सकते? ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम लोकल सिस्टम पर कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक ही फाइल में सब कुछ लिखना आसान लगता है। वही तो। लेकिन अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें ना, तो यहाँ सेपरेशन ऑफ कॉन्सर्न्स का नियम लागू होता है। सेपरेशन ऑफ कॉन्सर्न्स मतलब काम को अलग-अलग बांटना। लॉजी से समझते हैं। ठीक है। सोचिए, आपके रेस्टोरेंट का एक ही बड़ा सा कमरा है। उसी कमरे के एक कोने में सब्जियां काटी जा रही हैं, वहीं भट्टी जल रही है, वहीं ग्राहक बैठकर खाना खा रहे हैं। और वही कोने में गंदे बर्तन भी धुल रहे होंगे, वो तो एक डरावना सपना हो जाएगा। बिल्कुल, कोई भी ग्राहक वहां आना नहीं चाहेगा। ठीक यही स्थिति कोड की होती है। अच्छा, मतलब अगर सब कुछ एक फाइल में हो? हाँ, अगर सारा डेटाबेस, लॉजिक, सारे राउट्स और यूजर इंटरफेस एक ही फाइल में डाल देंगे तो वो फाइल हजारों लाइनों की हो जाएगी। और फिर कोई नया फीचर डालना हो तो समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ बदलें। बिल्कुल, अलग-अलग फोल्डर बनाने से हर चीज की एक तय जगह होती है। मॉडल्स डेटा का स्ट्रक्चर तय करते हैं, राउट्स ट्रैफिक पुलिस की तरह रिक्वेस्ट को सही जगह भेजते हैं और कंट्रोलर्स असली लॉजिक चलाते हैं। तो भविष्य में कोड को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। हाँ, ये जटिलता नहीं है, बल्कि कोड को लंबे समय तक बिना उलझे चलाने का तरीका है। समझ गया। चलिए, हमारा कोड व्यवस्थित हो गया, लेकिन अब उसे दुनिया भर के सर्वर्स पर कैसे ले जाएं? हाँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मेरे सिस्टम पर तो ये कोड चल रहा था, लेकिन सर्वर पर जाकर क्रैश हो गया। हाँ, ये तो हर डेवलपर की कहानी है। और यहीं पर हमारी एनालॉजी का वो टिफिन बॉक्स यानी डॉकर काम आता है ना? बिल्कुल, डॉकर ने इस पुरानी और सबसे आम समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। तो अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ, डॉकर वो जादुई लंच बॉक्स है। कंटेनराइजेशन। हाँ, मतलब मैंने अपने लैपटॉप पर उस टिफिन बॉक्स के अंदर अपना कोड, सही वर्जन का नोड, सब कुछ पैक कर दिया। बेस इमेज के रूप में जैसे नोड 14 का इस्तेमाल कर लिया, फिर npm इंस्टॉल चला दिया। हाँ, और फिर चाहे मैं इस लंच बॉक्स को अपने घर के किचन में खोलूं या दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी सर्वर पर, मेरा खाना बिल्कुल वैसा ही रहेगा। बहुत खूब, ना कुछ बिखरेगा, ना स्वाद बदलेगा। हम क्लाइंट और सर्वर दोनों के लिए अलग-अलग डॉकर फाइल बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है। पूछिए। अगर मैंने अपना कोड उस बॉक्स में पैक कर दिया और सील कर दिया, और फिर मुझे याद आया कि मुझे एक लाइन का कोड बदलना है, तो क्या मुझे हर बार बॉक्स को तोड़कर नया बॉक्स बनाना पड़ेगा? डेवलपमेंट के दौरान तो हम दिन में 50 बार कोड बदलते हैं। हाँ, हर बार डॉकर इमेज बनाना तो बहुत टाइम लेगा, लेकिन डॉकर में इसका एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है। क्या? वॉल्यूम्स का इस्तेमाल। डॉकर कंपोज में हम वॉल्यूम सेट करते हैं। ये वॉल्यूम्स क्या होते हैं? अगर उसी लंच बॉक्स एनालॉजी को लें तो वॉल्यूम्स उस टिफिन बॉक्स के अंदर एक जादुई दरवाजे की तरह हैं। अच्छा। हाँ, ये आपके लोकल कंप्यूटर के फोल्डर को उस बंद कंटेनर के अंदर के फोल्डर से सीधे जोड़ देता है। मतलब मैं बाहर अपने लैपटॉप पर कोड बदलूंगा और वो बिना इमेज दोबारा बनाए सीधे अंदर अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल, इसे लाइव कोड एडिटिंग कहते हैं। इसके अलावा हम पोर्ट्स भी सेट करते हैं ताकि बाहर का इंटरनेट कंटेनर के अंदर पोर्ट 3000 पर बात कर सके। और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी होते हैं ना? हाँ, ताकि पासवर्ड और सेटिंग्स को कोड में हार्ड कोड करने से बचाया जा सके। कमाल है। तो लंच बॉक्स तो तैयार है, लेकिन इसे हम एक-एक करके खुद तो सर्व नहीं करेंगे ना? नहीं, उसके लिए हमें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म यानी जीसीपी। मैंने स्रोत में देखा कि इसमें क्लाउड रन और GKE यानी गूगल कुबरनेटीज इंजन का जिक्र है। हाँ, ये दोनों बहुत जरूरी सर्विसेज हैं। तो इनमें फर्क क्या है? देखिए, क्लाउड रन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बस अपना डॉकर कंटेनर देना चाहते हैं और चाहते हैं कि गूगल बाकी सब संभाल ले। मतलब ऑटो स्केलिंग भी खुद ही हो जाएगी? हाँ, वो सीधे कंटेनर डिप्लॉय करता है। और दूसरी तरफ GKE थोड़ा भारी भरकम है। ये जटिल डिप्लॉयमेंट और पॉड्स मैनेज करने के लिए होता है। तो टास्क मैनेजर जैसे ऐप के लिए क्लाउड रन सही रहेगा? बिल्कुल, और डॉकर इमेजेस को स्टोर करने के लिए आर्टिफैक्टरी रजिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और फिर ऑथेंटिकेशन के लिए G-Cloud इनिट चलाते हैं। हाँ, लेकिन डिप्लॉयमेंट की इस प्रक्रिया में एक और चीज आती है, गिटहब एक्शंस के जरिए CI/CD। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी।
हाँ, जैसे ही कोई मेन ब्रांच में कोड पुश करता है, main.yml फाइल के जरिए पूरी पाइपलाइन अपने आप ट्रिगर हो जाती है। एकदम सही। लेकिन सच बताओ तो यहाँ मामला थोड़ा डरावना लगता है मुझे, डरावना क्यों? क्योंकि GitHub Actions टेस्टिंग से लेकर बिल्डिंग और डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ अपने आप कर रहा है। हाँ, ऑटोमेशन। तो क्या ये एक बहुत बड़ा सुरक्षा जोखिम नहीं है? मेरा मतलब है, अगर सब कुछ ऑटोमेटिक है तो हैक होने का या कुछ गलत लाइव हो जाने का खतरा नहीं बढ़ जाता? मैं समझती हूँ कि ये डर क्यों लगता है, लेकिन इसके विपरीत असल में CI/CD पाइपलाइन इंसानी गलतियों को कम करती है। वो कैसे? इंसान तो चेक कर सकता है ना कि क्या जा रहा है। इंसान से ही गलती से गलत फाइल अपलोड हो सकती है। ऑटोमेशन का मतलब असुरक्षा नहीं है, बल्कि एक तय और सुरक्षित प्रक्रिया का पालन करना है। अच्छा, तो सिक्योरिटी कैसे मैनेज होती है? सीक्रेट्स मैनेजमेंट के जरिए, जैसे GCP सर्विस अकाउंट की जेसन की है, उसे हम GitHub सीक्रेट्स में सुरक्षित रखते हैं। वो कोड में कहीं नहीं दिखती। और टेस्टिंग का क्या? अगर किसी ने खराब कोड पुश कर दिया तो? पाइपलाइन में ऑटोमेटेड टेस्ट्स होते हैं। अगर कोड में कोई बग है और टेस्ट फेल हो गया तो पाइपलाइन वहीं रुक जाएगी। खराब कोड कभी प्रोडक्शन तक पहुंचेगा ही नहीं। अरे वाह, मतलब ये एक बहुत ही कड़ा सुरक्षा घेरा है। बिल्कुल। चलिए, ऐप लाइव तो हो गया, लेकिन स्रोत सामग्री के आखिरी हिस्से में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का जिक्र है। हाँ, क्योंकि डिप्लॉय होने पर काम खत्म नहीं होता। उसमें एक चीज थी एनवायरनमेंट सेपरेशन। डेवलपमेंट, टेस्टिंग यानी स्टेजिंग और प्रोडक्शन के लिए अलग-अलग एनवायरनमेंट सेट करना। ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। यहां मुझे फिर एक सवाल परेशान कर रहा है। बताइए। ये देव, स्टेजिंग और प्रॉड का अलग-अलग सेटअप रखना, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक ही ऐप को 3-3 बार बना रहे हैं? क्या ये पूरे प्रोसेस को बिना वजह जटिल नहीं कर रहा है? ये सवाल बहुत अहम है। पहली नज़र में ये ओवर कॉम्प्लिकेट करना लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए। स्टेजिंग बिल्कुल प्रोडक्शन जैसा ही एक असली माहौल होता है, लेकिन वहाँ आम यूजर्स नहीं होते तो हैं। ये एक तरह की नेट प्रैक्टिस है। एग्जैक्टली। अगर नए कोड में कोई बहुत बड़ा बग है जो ऐप क्रैश कर सकता है, तो वो स्टेजिंग में ही क्रैश होगा। मुख्य प्रोडक्शन ऐप बच जाएगा। हाँ, स्टेजिंग में गलतियों को पकड़ लेना लाखों यूजर्स के अनुभव को सुरक्षित रखने का तरीका है। ये जटिलता नहीं, जरूरत है। अब समझ आया। और समस्याओं को ट्रैक करने के लिए GCP का स्टैक ड्राइवर इस्तेमाल होता है ना? हाँ, लॉगिंग और मॉनिटरिंग के लिए, ताकि ऐप की परफॉर्मेंस पर नजर रखी जा सके। क्या बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सारांश निकालें, हमने देखा कि कैसे MERN स्टैक के बेसिक कोड से शुरुआत की गई, फिर डॉकर के जरिए उसे कंटेनराइज किया गया। हाँ, वो जादुई लंच बॉक्स, और फिर GitHub एक्शंस की ऑटोमेटेड पाइपलाइन के जरिए उसे GCP पर एक स्केलेबल ऐप के रूप में डिप्लॉय किया गया। और सुनने वालों के लिए इसका महत्व यही है कि ये सिर्फ कोडिंग का ट्यूटोरियल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन डेवलपर्स के लिए एक ब्लूप्रिंट है जो चाहते हैं कि उनका ऐप बिना थके लाखों यूजर्स को हैंडल कर सके। ज्ञान का असली फायदा उसे बड़े पैमाने पर लागू करने में ही है। बहुत खूब। लेकिन जाते जाते मैं एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करना चाहता हूँ, जो स्रोत सामग्री के अंत में छिपे भविष्य के विकल्पों की तरफ इशारा करता है। आप माइक्रो सर्विसेज और सर्वरलेस की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर भविष्य पूरी तरह से सर्वरलेस होने वाला है, जहां क्लाउड ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खुद संभाल लेगा, तो क्या पारंपरिक बैकएंड डेवलपर की भूमिका खत्म हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या आने वाले कल के डेवलपर्स को कोड लिखने से ज्यादा क्लाउड के आर्किटेक्ट की तरह सोचना पड़ेगा? मुझे तो लगता है कि ये शिफ्ट आ चुका है। इस पर जरूर विचार करें। ये एक ऐसा सवाल है जो तकनीक की दुनिया के हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने सिस्टम्स को हमेशा स्केलेबल बनाते रहिए।